हे नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के बंटवारे यानी संपत्ति के विभाजन का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि कानून से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पार्टीशन का बेस्ट तरीका कौन सा है यह जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि पार्टीशन किन किन तरीकों से होता है, उनके क्या क्या फायदे नुकसान हैं। दोस्तों, हमारे देश में पार्टीशन मेनली 4 तरीकों से होता है। इनमें सबसे पहला और ऑफिशियल तरीका यह है कि परिवार के लोग जिनके बीच पार्टीशन होना है आपस में सेटलमेंट करके यह तय कर लें कि किस व्यक्ति को परिवार की कौन सी प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मिलेगा। सारी चीजें तय होने के बाद पार्टीशन डीड लिखकर उसे रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। यह तरीका काफी सेफ है। इसमें समस्या सिर्फ इतनी होती है कि पार्टीशन डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर्ड कराने के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार काफी रुपए लग जाते हैं, इसलिए यह तरीका थोड़ा खर्चीला होता है। दूसरा तरीका यह है कि कोर्ट में पार्टीशन का केस फाइल किया जाए और कोर्ट से पार्टीशन करवाकर उसकी डिक्री ले ली जाए। यह तरीका तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब सारे सदस्य पार्टीशन के लिए एकमत नहीं होते हैं। इस तरीके का डिसएडवांटेज यही होता है कि कोर्ट के जरिए पार्टीशन करवाने में टाइम काफी लग जाता है, क्योंकि कोई भी एक पार्टी अगर विरोध करे तो ऐसे में कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। पार्टीशन का तीसरा तरीका है ओरल सेटलमेंट या पार्टीशन। हमारे देश में मौखिक विभाजन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अक्सर घरों में जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं वो अलग अलग सदस्यों के हिस्से तय कर देते हैं, फिर वह सभी लोग अपने अपने हिस्से का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन मौखिक पार्टीशन के बारे में आगे चलकर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कोर्ट ओरल पार्टीशन को बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मानता भी नहीं है। यानी कि कोर्ट के अलावा विभाजन के जो 2 अन्य तरीके हैं उनमें से लिखित विभाजन को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है, जिसके लिए खर्च काफी आता है, और दूसरा है ओरल सेटलमेंट को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद चौथा तरीका यह है कि पार्टीशन के लिए मौखिक फैमिली सेटलमेंट किया जाए और मौखिक फैमिली सेटलमेंट के बाद उसका एक मेमोरेंडम लिखकर तैयार कर लिया जाए जिस पर परिवार के हर सदस्य के हस्ताक्षर करा लिए जाए। फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम हर सदस्य पर बाइंडिंग भी होता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता है। यानी कि फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम एक ऐसा तरीका है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है और उसे कोर्ट में प्रूव करना भी ओरल पार्टीशन की तुलना में काफी आसान होता है। फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम क्या है और उसमें क्या क्या होना चाहिए इसको भी समझना जरूरी है ताकि डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार किया जा सके। फैमिली सेटलमेंट के मेमोरेंडम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है काले एंड अदर्स वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन के मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैमिली सेटलमेंट उन लोगों के बीच किया जाता है जिनका आपस में नजदीकी रिश्ता होता है और परिवार या समाज के रिस्पेक्टेड मेंबर की सलाह से किया जाता है, और इस फैमिली सेटलमेंट पर परिवार के हर सदस्य एक्ट अपॉन करते हैं, यानी कि उसे सेटलमेंट मानते हुए अपने अपने हिस्से को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ऐसा फैमिली सेटलमेंट मान्य है और परिवार के सदस्यों पर बाध्यकारी भी होगा। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सन 2020 में रविंद्र कौर वर्सेस मंजीत कौर के केस में कहा कि फैमिली सेटलमेंट के मेमोरेंडम का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा और वह भी सभी पार्टियों पर बाइंडिंग भी होगा। दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट के लिए केवल इतना समझ लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें यह भी समझना होगा कि इसके लिए जरूरी बातें क्या क्या हैं, ताकि आप कभी इस टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो वह फ्यूचर में विवाद होने की स्थिति में काम आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कुछ ऐसी जरूरी चीजें बताई थी जो मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट के वैलिड होने के लिए होनी चाहिए। इनमें से सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि फैमिली सेटलमेंट सद्भाविक होना चाहिए और फैमिली सेटलमेंट का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच पारिवारिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट को खत्म करना होना चाहिए और प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात यह है कि फैमिली सेटलमेंट सारे मेंबर ने खुद की इच्छा से किया हो और उन पर सेटलमेंट के लिए ना तो किसी प्रकार का कोई दबाव डाला गया हो और ना ही धोखे में रखकर साइन करवाए गए हों। तीसरा और सबसे जरूरी बात यह है कि फैमिली सेटलमेंट को राइटिंग में तैयार करना और फैमिली सेटलमेंट का मेमोरेंडम, ये 2 चीजें अलग अलग होती हैं। इन 2 चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है।
लिखित फैमिली सेटलमेंट उस समय तैयार किया जाता है जिस समय सेटलमेंट हुआ है और उसको रजिस्टर्ड करवाना भी जरूरी होगा, जबकि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट मौखिक सेटलमेंट के कुछ टाइम बाद केवल याददाश्त के रूप में लिखा जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। यह मेमोरेंडम कितने टाइम बाद लिखा जाएगा इसके बारे में कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, लेकिन ओरल सेटलमेंट के 5-7 दिन बाद या महीने या कुछ सालों बाद भी लिखा जा सकता है। जरूरी है कि जिन लोगों के बीच ओरल फैमिली सेटलमेंट हुआ है उन लोगों के हस्ताक्षर मेमोरेंडम पर करवाए जाएं। दोस्तों, फैमिली सेटलमेंट का उद्देश्य परिवार को कानूनी प्रक्रिया से बचाना है और साथ ही आपस में अच्छे रिश्ते बनाए रखना होता है। इसलिए परिवार की संपत्ति के बारे में डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अगर कोई मौखिक फैमिली सेटलमेंट हुआ है तो वह मान्य है और उसका मेमोरेंडम यानी कि याददाश्त तैयार की जाती है तो वह भी बिना रजिस्ट्रेशन के मान्य है और यही सबसे बेस्ट तरीका भी है परिवार की संपत्ति के बारे में पार्टीशन जैसे डिस्प्यूट को खत्म करने का। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपके काफी काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।